हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम कर रहे थे जो आई दृष्टि है घटना चेक का लेटेस्ट जो आया है, करंट अफेयर की जो बुक आई है उसे हम कर रहे थे। तो उसके संदर्भ में ये अगली वीडियो है जो कि अब हम क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश को देखेंगे। ठीक है, ये एक वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश इसमें राज्य के राजनीतिक तत्व और ये जो तीन आपको लिखे दिख रहे हैं सामने यहाँ पर घटनाओं पर आधारित हैं, ये सारे इसमें इंक्लूड है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके हम धीरे धीरे और भी जितने भी इसके पार्ट हैं वो सारे कवर करेंगे। जो भी इसके जितने भी पार्ट लगेंगे, ऑलरेडी हमने 4 से 5 पार्ट कर दिया है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं बिना टाइम गए हुए। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट में अपनी राय जरूर रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक क्या है, ग्रेटर नोएडा। इसमें ग्रेटर नोएडा में क्या है, 11 से 13 दिसंबर को 2024 के मध्य ग्रेटर नोएडा में सेमी कॉन इंडिया 2024 का आयोजन किया गया इसमें। ठीक है, इसमें नोएडा में आयोजित किया गया। इसमें क्या, शॉपिंग द सेमी कंडक्टर फ्यूचर, ये इसकी थीम थी। मतलब जो फ्यूचर का में जो सेमी कंडक्टर है उसका क्या फ्यूचर है, ये इसका शीर्षक था। वैश्विक अर्धचालक उद्योग से जुड़े भव्य कार्यक्रम आयोजन करने वाला भारत विश्व का 8वां देश है। कौन सा देश, कितने नंबर पे है? 8वां नंबर पे देश है ये। भारत 1 ट्रिलियन रुपए का एक विशेष अनुसंधान कोष बनाया है। इसमें उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश के सेमीकंडक्टर अनुकूल वातावरण तैयार करने में उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 लागू की गई है। ठीक है, तो ये चीज़ लागू गई है। दूसरा, उत्तर प्रदेश का जो सैनिक स्कूल है, 7 नवंबर 2024 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के सैनिक स्कूल का लोकार्पण किया। जगदीप धनखड़ जो है, जो उपराष्ट्रपति, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। और अगर आपको इस PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, 176 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित यह पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल है। मतलब पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल है। पहला जो भी होता है इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। इसमें 6 से 12वीं तक के जो छात्र हैं उनको आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। मतलब उनके रहने खाने की व्यवस्था यहीं पर की जाएगी जो सैनिक स्कूल में। देश का पहला जो सैनिक स्कूल है वो उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद ने वर्ष 1960 में लखनऊ में स्थापित किया था। ये लखनऊ में स्थापित किया था, उसके बाद ये अभी गोरखपुर में खुला है। जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र, ये स्पेशल जो गिद्ध होते हैं उनके लिए है। देखते हैं क्या है। 6 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैंपियनगंज गोरखपुर के जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया। योगी जी ने किया है। मैं थोड़ा इसको जूम कर रहा हूँ क्योंकि कई सारे लोगों का कहना था कि इसमें साफ दिखता नहीं है। कई लोग एक्चुअली में फ़ोन से देखते हैं, तो उनके लिए तो आप थोड़ा मैनेज कीजिएगा। मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ। यह गंभीर रूप से जो लुप्त एशियाई किंग के संरक्षण के विश्व का यह पहला केंद्र है। जो गंभीर रूप से क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, उनके लिए विश्व का पहला कैसा केंद्र है। यह 5 हेक्टेयर में बना है। ये पूछा जा सकता है कि जो जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र है वो कितने हेक्टेयर में बना है। तो इसमें तो मल्टीपल स्टेटमेंट एक क्वेश्चन आ सकते हैं, हम देख रहे हैं। इसमें से कोई भी ऑप्शन पिकअप करके वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम पर। ठीक है, तो चीज़ें ध्यान रखेंगे। और इसके बाद हम इसके जो MCQ फॉर्म है वो भी करेंगे, तो इससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी। रोड टू स्कूल कार्यक्रम, या 20 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में रोड टू स्कूल कार्यक्रम का प्रथम चरण का शुभारंभ कर दिया। यह कार्यक्रम निपुण भारत के अंतर्गत प्रारंभ किया गया। जो निपुण भारत मिशन है उसके तहत यह प्रारंभ किया गया। रोड टू स्कूल कार्यक्रम स्कूल चलो अभियान का एक नया रूप है। जो स्कूल चलो योजना थी उसका ही ये मतलब लेटेस्ट वर्जन है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024, 25 से 29 सितंबर 2024 तक ग्रेटर नोएडा के यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन हुआ। यह ट्रेड शो का दूसरा संस्करण था, मतलब दूसरी बार आयोजित किया गया है। इस शो का जो पहला संस्करण था वो 2023 में सितंबर के माह में आयोजित किया गया था। इस वर्ष यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की थीम क्या थी? सोर्सिंग का अद्वितीय मंच। सोर्सिंग का अद्वितीय मंच, ये इसकी थीम थी। ट्रेड शो में वियतनाम ने पार्टनर कंट्री के रूप में सहयोग दिया है। ठीक है, तो ये एक यूपी का इंटरनेशनल ट्रेड शो था। ठीक है, इसका ये दूसरा संस्करण है। और इसका जो इंटरनेशनल ट्रेड की जो क्या थीम थी, सोर्सिंग ऑफ अद्वितीय मंच। ठीक है, सोर्सिंग का अद्वितीय मंच। और इसमें किसने पार्टनर लिया? तो वियतनाम जो है उसने पार्टनर की रूप में सहयोग किया। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास कार्यक्रम, 8 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को प्रारंभ करने के निर्देश दिए।
इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश के जो शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है। प्रदेश की सरकार जो कि वर्ष 2024 से 25 में मूल बजट में इस अभियान का प्रावधान था। इस अभियान के अंतर्गत 1 लाख युवाओं को बैंक से ऋण दिलाकर वित्तीय अनुदान दिया जाएगा, जिसमें प्रतिवर्ष 1 लाख सूक्ष्म उद्यम स्थापित करेंगे, मतलब MSME जो छोटे रोजगार है उनको इस्टेब्लिश किया जाएगा। इस प्रकार जो 10 वर्षों में 10 लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ सकते हैं। तो कुल मिला के इसकी जो थीम है का कुल सारांश क्या निकलता है कि जो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास है, इसका प्रारंभ कब किया गया? 8 अगस्त 2024 को किया गया, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षित और प्रशिक्षित जो युवा हैं उनको रोजगार से जोड़ना, स्वरोजगार मतलब उनको खुद के रोजगार से जोड़ना। और इनका जो 2024-25 के मूल बजट में इस अभियान का जो उल्लेख भी किया गया था। और 1 लाख युवाओं को बैंकों से ऋण दिलाएंगे, ठीक है, जिससे वो मतलब 1 लाख सूक्ष्म उद्यम स्थापित हो सकेंगे। और 10 वर्षों में 10 लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ सकने का उद्देश्य है इस योजना का, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख आंकड़े देख लेते हैं एक बार। 1 अगस्त 2024 को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। मतलब जो भारत की सबसे दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, पहली कौन सी आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। देश की अर्थव्यवस्था में प्रदेश का योगदान बढ़कर 9 से 10% तक पहुँच चुका है। उत्तर प्रदेश के जो रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में स्थापित हो चुका है, जो रेवेन्यू जनरेशन का रूप में इसे देखा जाता है। प्राइवेट कॉर्पोरेट निवेश को आकर्षित करने में देश में प्रथम स्थान इसका रहा है। जो प्राइवेट की है कंपनियां हैं उसको रोजगार देने, मतलब उसमें ये सबसे ज़्यादा करने वाला, जो इस्टेब्लिश करने वाला ये राज्य बन चुका है। डाटा सेंटर के हब के रूप में विकसित ये किया जा रहा है, जिसमें डाटा सेंटर का हब के रूप में इसे देखा जा रहा है भविष्य का। लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विद्यालय का निर्माण पूरा हो चुका है। गोरखपुर में जो महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण भी पूरा हो चुका है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। और भी फैक्ट हैं, उनको भी देख लेते हैं। मेरठ में हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण भी किया जा रहा है। प्रदेश के पहले फार्मा पार्क का निर्माण ललितपुर जनपद में किया जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे, पहले फार्मा जो पार्क है उसका निर्माण कहाँ किया जाएगा यूपी में, तो ललितपुर में किया जाएगा। 5 करोड़ 11 लाख परिवारों को आयुष्मान भारत योजना के कार्ड से उपलब्ध कराने वाला यह पहला राज्य बन गया है, ठीक है। तो 5 करोड़ जो ये आयुष्मान कार्ड है वो प्राप्त बनवाने वाला ये पहला राज्य बन गया है, ठीक है, जिसमें 11 लाख परिवारों को लाभ इनको प्राप्त हुआ है। सभी 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला उत्तर प्रदेश देश का भी पहला राज्य बन गया है। तो जो पहला जहाँ पर वर्ड लग जाता है वो इम्पोर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो चीज़ों को ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारी चीज़ें हैं। और हम इसका MCQ फॉर्म में जब करेंगे तो और अच्छे से चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी प्रैक्टिस के लिए। देश में डिजिटल लेन देन में भी उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है। देश के जो खाद्यान्न उत्पादन है उसमें से 20% का योगदान उत्तर प्रदेश का होता है, जो कि सबसे प्रथम स्थान है। सबसे ज़्यादा स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का ही है खाद्यान्न उत्पादन में। शीशा, एल्कोहल एवं एथेनॉल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश के प्रथम स्थान पर है, तो इसमें भी प्रथम स्थान पर है। तो ये कुछ ज़रूरी आंकड़े थे जो कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड थे, हमने उन्हें कवर किया है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे आगे क्या है। आगे है उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी क्षेत्र एवं अन्य विकास प्राधिकरण विधेयक, जो कि 2024 में आए हैं। इनको एक बार देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित 31 जुलाई 2024 को इस विधेयक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR की तर्ज पर राज्य की राजधानी के क्षेत्र में गठन का प्रावधान किया गया है। 2024 में विधेयक आया है, इसमें कुछ NCR क्षेत्र बनाने की बात की गई है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन से जिले हैं और कितना क्षेत्रफल है। यूपी के 6 जिले लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी के 27,826 वर्ग मील किलोमीटर के जो क्षेत्र है वो NCR के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। तो उसमें 6 जिले हैं, कौन कौन से हैं? लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी, ठीक है। लखनऊ के जो आसपास के ज़िले हैं उनको इसमें शामिल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी के क्षेत्र में विकास प्राधिकरण का मुख्यालय लखनऊ होगा। इस प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होंगे? तो वो खुद मुख्यमंत्री, और उपाध्यक्ष के रूप में कौन होंगे? मुख्य सचिव होंगे, ठीक है। ध्यान देंगे चीज़ें।
बहुत ही इम्पोर्टेंट योजनाएं चल रही हैं और पेपर में आने की हाई चांसेस हैं, और इसी में से आता है, काफ़ी फेमस बुक है, आप लोग जानते ही होंगे। उत्तर प्रदेश के नूजल संपत्ति लोक परियोजनार्थक प्रबंध और उपयोग विधेयक 2024 में क्या है, ये भी 31 जुलाई 2024 को हुआ, विधानसभा में पारित हो चुका है। यह विधेयक लोक परियोजनार्थ नजूल संपत्तियों के आरक्षण के उपबंध में उपबंध कराने और उससे संबंधित अनुषांगिक मामलों को उपलब्ध कराने के लिए पारित किया गया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के पास ऐसे भूखंड हैं जिन्हें नजूल भूमि कहा जाता है। ये ऐसे भूखंड हैं जो निजी व्यक्तियों और निजी संस्थाओं पट्टे पर दिए गए हैं। तो कुछ ऐसी ज़मीनें पड़ी हुई हैं गवर्नमेंट के पास जो कि पट्टे पर लोगों को दी हुई हैं। सरकारी अनुदान अधिनियम 1895 और उसके बाद के सरकारी अनुदान उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 1960 के तहत जारी अनुदान के रूप में ये किए गए थे। नवीनतम विधेयक में प्रावधान है कि नजूल भूमि के ऐसे पट्टाधारी जिनका पट्टा अभी चालू है और नियमित रूप से पट्टा किराया जमा कर रहे हैं और पट्टे की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया है, तो उनका 30 वर्ष का नवीनकरण होगा। मतलब जिन्होंने इसकी जो पट्टे की रकम है वो सरकार को टाइम से देते नहीं हैं, तो उनका जो रिन्यूएशन है वो 30 साल का और कर दिया जाएगा। ऐसी भूमि पट्टे की अवधि समाप्त होने पर राज्य सरकार स्वामित्व में आ जाएगी। मतलब समाप्त होने के बाद राज्य सरकार स्वामित्व में अपने ले लेगी। इस विधेयक के अनुसार जो पट्टे की भूमि को फ्री होल्ड नहीं करेगी और जिनका फ्री होल्ड के लिए पैसा जमा है तो उसे वह जमा किए जाने की तिथि से भारतीय स्टेट बैंक की जो निधियां हैं उनको सीमांत लागत आधारित उधार दर ब्याज के पर अंकगणित करते हुए धनराशि वापस कर दी जाएगी। ठीक है। नजूल भूमि का जो पूर्व स्वामित्व है वो निजी व्यक्तियों एवं संस्थान को नहीं दिया जाएगा। जो इसकी भूमि का स्वामित्व है वो निजी व्यक्ति या जो उसके पास था पहले से उसको वो नहीं दिया जाएगा। न्यायालय या प्राधिकरण के समक्ष लंबित आवेदन अस्वीकृत समझे जाएंगे। मतलब अगर आप न्यायालय में भी या किसी ट्रिब्यूनल में आप जाके इसके लिए रिट नहीं पेश कर सकते। ठीक है। यदि पट्टा अवधि समाप्त होने पर तत्कालीन पट्टेदार स्वयं ऐसी भूमि पर कब्जा अभिनय नहीं करता तो ऐसे अवैध कब्जे को खाली कराया जाएगा और पट्टे की जो संपत्ति की तिथि से भूमि का किराया जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नियत दर के अनुसार ये वसूला जाएगा। ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि जो गांव में पड़ी भूमियाँ थी उनके लिए नया कानून आया है और उस कानून के हिसाब से हर चीज़ें होंगी। उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक जो कि 2024 का है। ये भी जुलाई की घटना है, विधानसभा द्वारा पारित हो चुका है। इस विधेयक में देखते हैं क्या क्या है। विधेयक में नए विश्वविद्यालयों को नामांकन और उनके नाम से राज्य शब्द हटाने का प्रावधान किया गया है। ठीक है। इसके अलावा इन विश्वविद्यालयों को क्षेत्राधिकार भी निर्धारित किया गया है। तो ये थोड़ा विद्यालयों से रिलेटेड था। ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में नोडल विधानसभा रीजन विनिर्माण क्षेत्र विधेयक 2024 ये भी जुलाई का ये भी पारित हो चुका है। इसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य इसका है कि जो अर्थव्यवस्था है उसको $1 ट्रिलियन तक बनाना है। और उत्तर प्रदेश के जो निर्माण क्षेत्र बोर्ड हैं, निर्माण क्षेत्र प्राधिकरण है, ट्रिब्यूनल, प्राधिकरण को ट्रिब्यूनल कहते हैं, एवं निर्माण क्षेत्र समिति का गठन इसमें किया जाएगा। ट्रिब्यूनल और समिति का क्षेत्र और बोर्ड गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश निर्माण बोर्ड के अध्यक्ष रहेंगे। निर्माण क्षेत्र द्वारा स्थापित किए जाने वाले रिवॉल्विंग फंड के लिए राज्य सरकार द्वारा 10 करोड़ रुपए की राशि को प्रथम योगदान दिया जाएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिशोध विधेयक ये 30 जुलाई का है। मतलब 30 जुलाई का है नहीं, ये मतलब जुलाई का है, तो उस हिसाब से इसमें मैनेज किया गया है। तो ध्यान देंगे चीज़। इसका उद्देश्य क्या है? जो राज्य में धर्म परिवर्तन संबंधी घटनाएं को प्रभावी ढंग से रोकना। आपने न्यूज़ में सुना होगा कि बहुत सारे लोग अपना धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। ठीक है। स्पेशल जो मोमडन में है या फिर जैन है, इन लोगों को काफ़ी इसमें सुनने में भी आया था जल्द में, तो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, उनको रोकना और ऐसे अपराध को करने वाले अभियुक्तों को सज़ा कठोर दिलाना है। मैं किसी धर्म या जाति को नहीं बोल रहा हूँ, बस जो न्यूज़ में आया था वही मैंने आपको बताया है। तो प्लीज़ आप अगर इसी रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो दिल पे मत लीजिएगा। ठीक है। विधेयक में जो नाबालिग और दिव्यांग मानसिक रूप से दुर्लभ व्यक्ति या महिला, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति व्यक्ति अवैध मतांतरण के न्यूनतम 5 वर्ष या उससे अधिक 14 वर्ष तक कठोर कारावास और न्यूनतम 1 लाख रुपए
जुर्माने का प्रावधान किया गया है। मतलब इसमें आपको 5 वर्ष तक या अधिकतम 14 वर्ष तक आपको कारावास हो सकता है इस जुर्म पकड़े जाने पे, और 1 लाख रुपये तक जुर्माना देना होगा। सामूहिक अवैध मतांतरण में न्यूनतम 7 वर्ष, अधिकतम 14 और वर्ष तक कठोर कारावास और न्यूनतम 1 लाख रुपये देने का जुर्माने का प्रावधान किया गया है इसमें। यदि कोई व्यक्ति धर्म संपरिवर्तन के अंश से किसी व्यक्ति को उसके जीवन या संपत्ति को भय में डालता है या हमला करता है या विवाह या यौन संबंध स्थापित करता है, इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, यौन संबंध स्थापित करता है तो महिला या व्यक्ति की तस्करी करता है तो उसे कम से कम 20 वर्ष की कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा और आजीवन तक इसे कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, 20 वर्ष तक की सज़ा दी जा सकती है अधिकतम, और आजीवन भी कारावास बढ़ाया जा सकता है। इस विधेयक में अन्य प्रावधान यह भी है कि यदि कोई भी व्यक्ति अवैध धर्म परिवर्तन संबंध में किसी विदेश या अवैध संस्था से धन प्राप्त करता है, मतलब बाहरी सोर्स से उसे फंडिंग होती है, तो उसे 7 साल कम से कम और अधिकतम उसे 14 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है दंड का जो प्रावधान है, और उस पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। देख सकते हैं बहुत ही कठोर नियम बन गए हैं ताकि इस चीज़ों को रोकना पड़े। उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश का सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024। 30 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों को रोकथाम विधेयक 2024 को पारित कर दिया गया है। इस विधेयक में क्या है कि जो उत्तर प्रदेश में परीक्षा अधिनियम 1998 के प्रावधानों को बदलाव किया है थोड़ा बहुत, और जो सार्वजनिक परीक्षाओं के पेपर लीक एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने हेतु इसमें कड़े प्रावधान किए गए हैं। आप लोग जानते हैं कि पेपर लीक से बहुत सारे पेपर टल रहे हैं। आप यूपीपीसीएस का ले लीजिए, ठीक है, अभी आरओ का पेपर लीक हुआ था और उसके बाद फिर ये यूपीपीसीएस पेपर भी टला है। उसके पहले ये जो कांस्टेबल एग्ज़ाम था वो भी मतलब लीक हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे पेपर हैं जो उत्तर प्रदेश में लीक होते रहते हैं, तो उनको रोकने के लिए कुछ कड़े प्रावधान बनाए गए हैं। तो उन्हीं प्रावधान की ये चर्चा करता है, जो कि जो 1998 अधिनियम को बदलाव किया गया है। ठीक है, देखते हैं क्या है। जो सार्वजनिक परीक्षा है में 2024 विधेयक में सार्वजनिक परीक्षाओं को अनुचित व्यवहार एवं पेपर में लीक शामिल लोगों को अधिकतम सजा या आजीवन कारावास और अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। मतलब अगर कोई पकड़ा आता है तो उसे अधिकतम सजा और 1 करोड़ रुपए जुर्माने देने पड़ सकते हैं। विधेयक में जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, राज्य विश्वविद्यालय के साथ उनके द्वारा नामित प्राधिकरणों, निकायों एवं एजेंसियों द्वारा आयोजित परीक्षाओं को शामिल किया गया। मतलब जो भी जितने भी इसमें उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं एजेंसियां, उन सबको इसमें शामिल किया जा चुका है। इसमें सरकारी नौकरी के नियमितकरण और पदोन्नति के लिए होने वाली जो परीक्षाएं हैं उनको भी शामिल किया गया है। मतलब जो जैसे कि पुलिस विभाग है, तो पुलिस विभाग के अंदर प्रमोशन के लिए जो पेपर होते हैं उनको लिए भी ये प्रावधान लागू किए गए हैं। पेपर लीक व नकल सहित परीक्षाओं से जुड़ी गड़बड़ियों में परीक्षा संस्थान या परीक्षा कराने वाली एजेंसी संलिप्त अगर पाई जाती है तो उसके कारण होने वाले वित्तीय बोझ की वसूली संबंधित व्यक्ति, संस्था या एजेंसी से किया जाएगा। अगर इसमें एजेंसियां ही गड़बड़ करती हैं तो जो भी उसका वित्तीय बोझ हुआ है या फिर जो भी उसमें खर्चा लगा है वो उसी एजेंसी या व्यक्ति विशेष से वसूला जाएगा। परीक्षा को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाली कंपनी या सेवा प्रदाता को हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट में डालने का प्रावधान किया गया है। काली सूची यानी ब्लैक लिस्ट से फिर कभी मौका नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह से प्रावधान है। छात्रों को कारावास या जुर्माने के दंड के परिधि में शामिल नहीं किया गया है। जो छात्र हैं इसमें इनको कारावास या दंड के रूप में इनको उसमें नहीं किया गया है। अनुचित संसाधनों का प्रयोग में छात्रों के शामिल होने पर उनका परिणाम रोककर उन्हें 1 वर्ष के लिए अगली परीक्षा में हिस्सा लेने से रोक दिया जाता है। मतलब अगर कोई इसमें स्टूडेंट पाया जाता है जो उस परीक्षा में शामिल है तो उसे, या फिर नहीं भी शामिल है तो उसे इस परीक्षा में अगले 1 साल तक शामिल होने के लिए रोक दिया जाएगा और उसे अनुचित रूप से उस पर कार्रवाई की जाएगी। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ वृक्षारोपण अभियान 2024। 20 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री ने एक दिन में प्रदेश में 36 करोड़ 50 लाख पौधे का रोपण अभियान शुरू किया। इस अभियान में शुभारंभ कहाँ से हुआ? लखनऊ के कुकरेल नदी के तट से स्थित सैमेत्री वन से इसका शुरुआत हुआ। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ वृक्षारोपण अभियान कहाँ से शुरू किया गया? तो ये कहाँ से हुआ? ये सैमेत्री वन जो कि लखनऊ के कुकरेल नदी के तट से ये स्थापना शुरू हुआ था। ठीक है दोस्तों, इस अवसर पर मुख्यमंत्री हरिशंकर वृक्ष वाटिका की स्थापना भी किया गया। मुख्यमंत्री ने
हरिशंकर वृक्ष वाटिका है उसकी स्थापना भी की। उत्तर प्रदेश सरकार ने लक्ष्य 2027 में तक 175 करोड़ पौधे रोपण करने के माध्यम से 2030 तक प्रदेश को हरित आवरण 9.23% से बढ़ाकर 15% करने का आह्वान किया है, मतलब लक्ष्य रखा है। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत प्रदेश सरकार के ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त करते हुए एक दिन में लगभग 36.51 करोड़ पौधों का रोपण किया गया। इस अभियान के तहत सोनभद्र में सर्वाधिक पेड़ लगाए गए, पौधों का रोपण किया गया, जो कि कितने थे 1.5 करोड़ थे। मतलब सबसे अधिक इस अभियान में पेड़ कहाँ लगाया गया, तो ये सोनभद्र में लगाया गया। तो बहुत अच्छी पहल है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, बहुत ही अच्छा कदम है। तो ये आप इन्वायरमेंट से लेकर जोड़ सकते हैं, मेंस में भी इसका डाटा को प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे आप अपने आंसर को रीच कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं प्रयागराज की कुछ खबरें हैं। उत्तर प्रदेश, इस शहर में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। यह कार्यक्रम इलाहाबाद के जो मेडिकल एसोसिएशन कन्वेंट सेंटर में भारतीय संविधान को अंगीकृत किए जाने वाले भारत गणराज्य की जो 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम की शुरुआत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा 24 जनवरी 2024 को नई दिल्ली से ही किया गया था। ठीक है, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करके और टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करें। वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी होती रहती हैं और आपको PDF वहीं मिल जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, उपवन योजना, हेरिटेज ट्री और अडॉप्शन योजना। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में हरियाली बढ़ाने के और भूजल में स्तर को सुधार के उद्देश्य से यह दोनों योजनाएं लागू की गई। जुलाई 2024 में जो उपवन योजना के तहत राज्य सरकार शहरों से लेकर गाँवों तक पार्क, सड़कों के किनारे और अन्य स्थानों पर वृक्षारोपण के लिए पौधों और पेड़ों की कटिंग उपलब्ध रहेगी। हेरिटेज ट्री ऑप्शन योजना के माध्यम से राज्य सरकार ने 948 विरासत वृक्षों को पोषण करेगी। मित्रवन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत उत्तर प्रदेश और पड़ोसी देश जो कि नेपाल की सीमाओं पर इसकी स्थापना की अनाउंसमेंट किया है। इस अभियान के तहत बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में व्यापक वृक्षारोपण किया जाएगा। जो उत्तर प्रदेश के जो बॉर्डर हैं नेपाल से सटे हैं उनमें व्यापक वृक्षारोपण किया जाएगा। मित्र वन के साथ साथ शक्ति वन, युवा वन, बाल वन जैसे विशेष वन भी स्थापित किए जाएंगे। हाथरस हादसे की जांच हेतु न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया। जुलाई 2024 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने इस आयोग के अध्यक्ष बने हैं। आयोग के अन्य सदस्य एवं पूर्व IAS अधिकारी हेमंत राव तथा पूर्व IPS अधिकारी भावेश कुमार को भी इसमें शामिल किया। जो हाथरस में हादसा हुआ था उसकी जो न्यायिक जांच के लिए इन लोगों को शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश में बायो प्लास्टिक पार्क की स्थापना हुई। यह प्रदेश प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने हेतु लखीमपुर खीरी जिले में स्थापित किया गया है जून 2024 में। यह पार्क इस जिले को गोकर्णनाथ तहसील के कुंभी गांव में स्थापित किया जाएगा। तो लखीमपुर में बायो प्लास्टिक पार्क की स्थापना किया गया है। उसके बाद आते हैं आगरा और प्रयागराज में क्या है। उत्तर प्रदेश की मंत्रिमंडल द्वारा इन दो शहरों में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाए जाएंगे, उसकी मंजूरी हो चुकी है। ये 25 जून 2024 की है न्यूज़ है। तो इसमें आगरा और प्रयागराज में क्या बनाया जाएगा, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाए जाएंगे। प्राचीन विरासत भवनों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने को प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी 25 जून 2024 को दी गई। इस मंजूरी के तहत 3 विरासत इमारतों कोठी रोशन, उद्दौला, बरसाना जल महल और शुक्ला तालाब को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है। तो जो ये कोठी रोशन उद्दौला कहाँ पर है, लखनऊ में है। जो बरसाना जल महल ये मथुरा में है और जो शुक्ला तालाब है वो कानपुर में पड़ता है। ठीक है, ध्यान देंगे। महेश्वरी तिवारी उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं और नवगीतकार का निधन हो चुका है 16 अप्रैल 2024 को। ये ध्यान में रखेंगे चीज़ें। उन्हें यश भारती पुरस्कार एवं उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान साहित्य भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो जो फेमस हस्ती हैं उनको ध्यान रखेंगे, महेश्वरी तिवारी, उनका निधन हो चुका है। उत्तर प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024
मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश की सरकार के अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को प्रख्यापित किया गया है। यह नीति अधिसूचना जारी होने की तिथि के 5 वर्षों तक प्रभावी रहेगी, मतलब जारी होने के 5 वर्षों तक ये लागू रहेगी। ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के तहत जो उत्तर प्रदेश की वर्ष 2028 तक ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया के उत्पादन का प्रयोग करने वाला स्टार्टअप को प्रोत्साहन दिया गया है। इसके अंतर्गत भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा रजिस्टर्ड स्टार्टअप को प्रोत्साहन व अनुमान्य होगा। ठीक है, भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा रजिस्टर्ड स्टार्टअप को प्रोत्साहन दिया जाएगा। प्रत्येक स्टार्टअप को अधिकतम वित्तीय पोषण 25 लाख रुपए और प्रति 5 वर्षों तक दिया जाएगा, मतलब 25 लाख रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से 5 वर्षों तक दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में नवीनतम ऊर्जा विकास एवं अधिकरण इस नीति में क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी की गठन करेगा। नीति काल में स्थापित परियोजना के माध्यम से परोक्ष एवं अपरोक्ष रूप से 12,000 रोजगार सृजित करना संभावित होगा। मतलब ऐसा अनुमान है कि 12,000 रोजगार इससे होंगे, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। राज प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के नए निर्वाचन आयुक्त नियुक्त हुए हैं 7 मार्च 2024। ध्यान रखेंगे जो नए इलेक्शन कमीशन जो चीफ हैं वो कौन है? राज प्रताप सिंह। राजकुमार विश्वकर्मा उत्तर प्रदेश मुख्य सूचना आयुक्त ये नियुक्त हुए हैं। कार्यकाल इनका 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक है, जो पहले पूरा हो उसी में ये रिटायर हो जाएंगे। जो राजकुमार विश्वकर्मा है वो उत्तर प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं। माफ़ कीजिएगा, ये जो राज प्रताप सिंह हैं ये राज्य चुनाव स्टेट निर्वाचन इलेक्शन कमीशन चीफ हैं, और जो ये राजकुमार विश्वकर्मा है, ठीक है, ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उत्तर प्रदेश के। ठीक है, जो स्टेट मतलब ये ठीक है, ये राज्य चुनाव है और ये मुख्य चुनाव उत्तर प्रदेश के ही मुख्य चुनाव आयुक्त है, तो ध्यान देने की बात है। और ये कार्यकाल स्पेशल ध्यान देंगे 3 या 65 वर्ष। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना क्या है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा युवा उद्यमियों को सशक्त बनाने और नवाचार एवं उद्यम की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से इस योजना का शुरुआत किया गया है। इस योजना के तहत राज्य सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 1 लाख युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक परियोजना के लिए ब्याज मुफ्त ऋण की प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में बजट के 1,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अभिनव योजना राज्य भर में शिक्षित और कुशल युवाओं को सशक्त बनाने और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने एवं MSMI की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए यह शुरू की गई है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स देखते हैं क्या है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा ये गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है? भारत के प्रमुख निजी क्षेत्र रक्षा निर्माता अडानी डिफेंस एवं एयर स्पेस द्वारा कानपुर उत्तर प्रदेश का उद्घाटन इसमें 26 जनवरी 2024 को किया गया। इस कॉम्प्लेक्स में गोला बारूद मिसाइलों का निर्माण के लिए 2 मेगा सुविधाओं का उद्घाटन किया गया। यह अत्याधुनिक सुविधाएं भारत के निजी क्षेत्र को की अपनी तरह ही पहली होंगी। इसके बाद है भारत में पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग की परीक्षण की सुविधा किया गया है। तो कहाँ? IIT कानपुर के द्वारा विकास किया गया है। S2 नामक सुविधा 3 से 10 किलोमीटर प्रति सेकंड की उड़ान से गति उत्पन्न करने में सक्षम है। यह सुविधा इसरो, DRDO मिशनों जैसे गगनयान, RLV तथा हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के संदर्भ में बहुमूल्य से संबंधित होगा। ये मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा युवा उद्यमियों को सशक्त बनाने की एवं नवाचार एवं उद्यम की संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत मार्च 2024 में किया गया है। इस योजना के तहत राज्य सरकार को लक्ष्य प्रतिवर्ष 1 लाख युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपए देने की परियोजना के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। वाराणसी देखते हैं क्या है इसमें। 23 फरवरी 2024 को मोदी जी ने बनारस में विभिन्न हरित जलमार्गों का पहलों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने 2 हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक कैटामरन पोत MV ग्रह MV निषाद राष्ट्र को समर्पित किया। ठीक है, इस पोत का निर्माण कोची CPR लिमिटेड द्वारा किया गया। MV गो अयोध्या में MV गो
अयोध्या में सरयू नदी पर है, जबकि MV निषाद राज वाराणसी में गंगा नदी के नौकायान करेगा। ये पोत तेज़ी से चार्ज होने वाली बैटरी से संचालित होते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक है। ये दोनों पोत वार्षिक 400 मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन में कटौती करेंगे और कटौती के करने के उद्देश्य से डिजाइन किए गए, मतलब 400 प्रति टन कार्बन ये वार्षिक में कटौती करेंगे। ये हरित पोत राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा भी देंगे। तो कुछ इसमें जहाज़ें लगाई गई हैं बनारस में और अयोध्या में। श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास हुआ है। कहाँ हुआ है? 19 फरवरी 2024 को मोदी जी ने सांभल, जो कि यूपी के श्री कल्की धाम मंदिर का भूमि पूजन का शिलान्यास किया गया है। इसका निर्माण श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट के द्वारा किया जाएगा। इस ट्रस्ट के चेयरमैन कौन है? आचार्य प्रमोद कृष्ण है। श्री कल्की भगवान को विष्णु भगवान का 10वां और अंतिम अवतार माना गया है। कल्की पुराण के अनुसार कल्की युग चौथे चरण में भगवान विष्णु कल्की का अवतार लेंगे। तो जहाँ मोदी जी करते हैं, मतलब उदाहरण कोई चीज़ करते हैं या कोई लिखते हैं या कोई बुक पब्लिश करते हैं, मतलब उदाहरण करते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जनरली आप समझ गए होंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विश्वविद्यालय 16 फरवरी 2024 को प्रयागराज के यूपी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ। इसमें न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, ने उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के साथ विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। इस विश्वविद्यालय का नामकरण भारत में प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर रखा गया है। उत्तर प्रदेश के जो राष्ट्रीय विश्वविद्यालय प्रयागराज की स्थापना वर्ष 2020 में की गई थी। अगस्त 2023 में एक संशोधन के माध्यम से इसका पुनर्नामकरण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विश्वविद्यालय के रूप में किया गया है। तो मतलब जो ये विश्वविद्यालय है, इसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विश्वविद्यालय कर दिया गया है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, जिसकी स्थापना प्रयागराज में हुई थी, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, इसके नाम बदल के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विश्वविद्यालय नाम कर दिया गया। तो ध्यान देंगे ये चीज़। दिव्य अयोध्या ऐप जनवरी 2024 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिव्य अयोध्या ऐप को लॉन्च किया। इस ऐप को अयोध्या आने वाले पर्यटकों के लिए लॉन्च किया गया है। इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अयोध्या में पर्यटन स्थलों एवं धार्मिक स्थलों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसमें अयोध्या के बारे में बताया गया है कहाँ पे क्या है और उसके बारे में पूरी डिटेल दे रखी है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए प्रदेश में शीर्ष 3 राज्य शामिल हो गए हैं। कौन कौन से राज्य हैं देखना पड़ेगा। जनवरी 2024 में वाणिज्यिक रियल एस्टेट सेवाओं में निवेश संबंधित कंपनी CBRE ने भारत में सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योगों के संदर्भ में एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो उद्यम पोर्टल के अंतर्गत कुल पंजीकरण हुए हैं, जो MSME के सेक्टर में जो पंजीकरण हुए हैं, वो लगभग 9% की हिस्सेदारी को साथ उत्तर प्रदेश में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तीसरे स्थान में है। इस संदर्भ में 2 राज्य हैं, क्रमशः महाराष्ट्र, तमिलनाडु। विदित हो कि इस रिपोर्ट के शीर्षक में MSME की अनलीशिंग द इंजन ऑफ द इकोनॉमिक्स प्रॉस्पेरिटी के नाम से ये है। ठीक है, तो ध्यान देंगे चीज़ को। उसके बाद क्या आता है? पूर्णता बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल खोला गया है। 1 जनवरी 2024 को जो राजनाथ सिंह ये रक्षा मंत्री, उन्होंने यूपी के मथुरा जिले में और वृंदावन में स्थित जो कि सविंद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। राजनाथ सिंह ने यह जो स्कूल है पूर्णतः बालिकाओं के लिए पहल के सैनिक स्कूल है, जिसमें सिर्फ जो लड़कियां हैं वही पढ़ेंगी। इस उद्घाटन का सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में गैर सरकारी संगठनों, निजी राज्य सरकारी विद्यालयों की साझेदारी से 100 सैनिक स्कूलों की स्थापना की पहल के तहत यह किया गया है। प्रधानमंत्री अयोध्या यात्रा देखते हैं क्या है। 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या का दौरा किया। उन्होंने पुनर्विकसित अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी किया। साथ ही उन्हें नई अमृत भारत ट्रेनों एवं वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाकर रवाना किया, जिसमें दरभंगा अयोध्या आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस वे शामिल है। ये देश की पहली अमृत भारत ट्रेन है। तो इन्होंने ट्रेन का शुरुआत की, जो कहाँ जाएगी? दरभंगा से होते हुए अयोध्या से होते हुए ये आनंद विहार तक जाएगी। ठीक है, प्रधानमंत्री ने नवनिर्मित अयोध्या हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया। ये एक्चुअली में 2 ट्रेनें हैं, एक ऐसे ही 2 ट्रेनें हैं, एक दिल्ली से अयोध्या से दरभंगा, इस टाइप की कुछ। ठीक है, एनीवे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे।
इस हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम पे रखा गया है। तो अगर आपको पूछ ले कि जो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो अयोध्या में है। ठीक है, ध्यान देंगे इसी के, अयोध्या में है, ना कि और कहीं है। नवनिर्मित श्री राम जन्मभूमि तक पहुँचने के लिए प्रधानमंत्री ने अयोध्या में 4 नव विकसित सड़कों बनवाए, जिसमें रामपथ, भक्तिपथ, धर्मपथ और श्री राम जन्मभूमि पथ का उद्घाटन भी किया है। 4 सड़कें, उनके नाम इस प्रकार रामपथ, भक्तिपथ, धर्मपथ और श्री राम जन्मभूमि पथ। काशी तमिल संगम 17 से 30 दिसंबर 2023 तक काशी तमिल संगम का आयोजन बनारस में किया गया। इस कार्यक्रम का यह दूसरा संस्करण था। प्रथम काशी तमिल संगम वर्ष 2022 में आयोजित किया गया था। 17 सितंबर 2023 को नमो घाट बनारस के इस कार्यक्रम का उद्घाटन मोदी जी ने किया। प्रधानमंत्री मोदी ने थिरुकुल्लुरम, मणिमेकलाई और अन्य उत्कृष्ट तमिल साहित्य का बहुभाषा और ब्रेल अनुवाद जारी भी किया। इस अवसर पर कन्याकुमारी बनारस तमिल संगम ट्रेन को हरी झंडी भी रवाना भी किया, हरी झंडी दिखाई। केंद्र शिक्षा मंत्री एवं अन्य मंत्रालयों द्वारा संस्कृति, कपड़ा, रेलवे, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना और प्रसारण आदि के तथा उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से यह किया। इस कार्यक्रम में तमिलनाडु में IIT मद्रास को और उत्तर प्रदेश के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को कार्यान्वित किया गया एजेंसी इसमें नामित किया। मतलब ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और IIT मद्रास को ये काम सौंपा गया। सर्ववेदा महामंदिर का उद्घाटन किया गया। 18 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस में सर्ववेदा महामंदिर का उद्घाटन किया। ये 7 मंजिला सर्ववेद महामंदिर की ऊंचाई 180 फीट है। इस महामंदिर की संगमरमरी दीवारों पर सर्ववेद के 4000 दोहे भी लिखे हुए हैं। वेद, उपनिषद, रामायण, गीता, महापुराण आदि ग्रंथों के दिव्य संदेश में भी इसमें से चित्र के जरिए उकेरे गए हैं। ठीक है, सर्ववेद महामंदिर महर्षि सदाफल देव की शिक्षाओं एवं उनके उपदेशों का प्रतीक है। इस मंदिर में विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र कहा गया है। सर्ववेद का एक आध्यात्मिक ग्रंथ है जो कि विहंगम योग संस्थान से प्रेरणा संत सदाफल देव महाराज जी द्वारा लिखा गया है। उसके बाद है लेक क्वीन क्रूज, कहाँ पे है देखते हैं। 15 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री गोरखपुर में स्थित रामगढ़ताल में लेक क्वीन क्रूज का लोकार्पण किया। अत्याधुनिक सुविधाओं से यह युक्त क्रूज 2 मंजिला का है। उत्तर प्रदेश के इंग्लैंड में वाटरवे अथॉरिटी के गठन के माध्यम से राप्ती, सरयू, यमुना, गंगा क्रूज की सेवा को बढ़ावा मिलेगा। 42वां रामायण मेला 14 दिसंबर 2023 को आयोजित 42वां रामायण मेला का शुभारंभ किया गया। इस मेले में समापन 19 दिसंबर 2023 को हुआ। सरकार और रामायण मेला समिति के सहयोग से यह प्रतिवर्ष इस मेले का आयोजन किया गया है। अयोध्या में रामायण मेला की शुरुआत 1982 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्रा ने की थी। किसने की थी? मुख्यमंत्री श्रीपति मेला ने की थी। उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण नवंबर 2023 में उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक 2023 को पारित कर दिया गया है। जो प्राधिकरण है इसको इंग्लिश में ट्रिब्यूनल कहते हैं। ठीक है, ट्रिब्यूनल कहते हैं। 7 दिसंबर 2023 को राज्यपाल द्वारा अनुमति प्रदान कर दिए जाने के बाद यह उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 2023 के रूप में ये अधिनियमित हो गया। इसका उद्देश्य क्या है? ये अंतर्देशीय जो जलमार्ग हैं उनका प्राधिकरण का गठन करना है। इनका उद्देश्य है प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री या तो परिवहन मंत्री को नामित करेंगे या अंतर्देशीय जलमार्ग, पोत परिवहन तथा नौ परिवहन, बंदरगाह एवं समुद्री मामलों में संबंधित विषयों में विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्तियों को किसी एक को नियुक्त किया जाएगा इसके अध्यक्ष के रूप में। यूपी में गंगा, यमुना एवं अन्य नदियों में कुल 11 राष्ट्रीय जलमार्ग स्थित हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे चीज़ को। पहला दूरसंचार उत्कृष्ट केंद्र कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के जो सहारनपुर में दूरसंचार उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना की गई है। टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है। देश का यह पहला ऐसा केंद्र है। यह सहारनपुर में स्थित IIT रुड़की के परिसर में स्थापित किया जाएगा। यह 5G को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंध में रखने वाले 6G को लॉन्च करने पर शोध यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर शोध किया जाएगा। अयोध्या देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के इस जिले का नाम रामपौड़ी के विभिन्न घाटों दीपोत्सव 2023 के अवसर पर 22,23,000 दीप प्रज्वलित कर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया जाएगा। इस जिले में भारतीय मंदिर वास्तुकला का संग्रहालय भी प्रस्तावित है, मतलब इसमें बनाया जाएगा भविष्य में। अयोध्या शोध संस्थान वर्ष 1986 में स्थापित किए गए कार्य के क्षेत्र में विस्तार देते हुए इसका पुनर्नामकरण किया गया है, और इसका पुनर्नामकरण क्या है, अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान के रूप में किया गया है। उत्तर प्रदेश श्री अयोध्या जी की तीर्थ विकास परिषद के गठन हेतु उत्तर प्रदेश अयोध्या जी तीर्थ विकास प्राधिकरण अधिनियम 2023 को अधिनियमित किया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस परिषद के अध्यक्ष होंगे। प्रदेश में जनजाति संग्रहालय देखते हैं कहाँ पे हैं। 31 अक्टूबर 2023 को प्रदेश में सरकार द्वारा प्रदत्त स्वीकृत के अनुसार उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र और महाराजगंज जिले में जनजाति संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। ट्राइबल म्यूजियम है उसकी स्थापना कहाँ की जाएगी, ये महाराजगंज जिले में की जाएगी। मिर्जापुर के अतरौला में पांडे ग्राम, सोनभद्र में मारकुंडी और महाराजगंज के कुशरेवा ग्राम में यह संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। तो ये 2 गाँव में है, ठीक है, मिर्जापुर में और महाराजगंज के गाँव में किया जाएगा। लखनऊ की देख लेते हैं क्या न्यूज़ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा राज्य के इस राजधानी शहर को नौसेना शौर्य संग्रहालय निर्माण कार्य परियोजना का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया 21 अक्टूबर 2023 को। यह संग्रहालय आदि गंगा गोमती नदी के तट पर बनाया जा रहा है। INS गोमती इस संग्रहालय का एक हिस्सा होगा। उत्तर प्रदेश की इस राजधानी शहर में अमृत महोत्सव के तहत 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान की शुरुआत की जाएगी, ठीक है। गोरखपुर से देखते हैं क्या न्यूज़ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस जिले में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का भूमि पूजन और शिलान्यास यह किया गया है मार्च 2024 में। यह पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय मथुरा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय गो अनुसंधान द्वारा यह संबंध होगा। यह महाविद्यालय गोरखपुर एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश का यह पहला पशु चिकित्सक महाविद्यालय है। यह महाविद्यालय पशुओं एवं जीवों के स्वास्थ्य परीक्षण तथा उनकी नस्ल में सुधार करने का केंद्र है। आनंदा डेयरी, अमेरिया पजोरा और BH एम्ब्रियोस के मध्य समझौता हुआ है। देखते हैं क्या है ये। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ब्राज़ील के राजदूत केनेथ नेम्ब्रो की उपस्थिति में लखनऊ में इन 3 कंपनियों के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ है, ठीक है, 9 नवंबर 2023 को। इस समझौते में उत्तर प्रदेश में दुधारू जो पशु हैं उनका पोषण और प्रजनन उपयोग करने की उन्नत तकनीक के माध्यम से दूध का उत्पादन में वृद्धि का मार्ग इसको बढ़ाया गया है कि कैसे इसको जो पशु हैं उनके दूध को और अच्छा बना सकते हैं और अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। अमेरिया पजोरा और BH एम्ब्रियस ब्राज़ील की 2 बड़ी कंपनियां हैं, ये ब्राज़ीली कंपनियां हैं। हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान, यूपी के छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने हेतु पावर एंजल एवं बाल संसद के नेतृत्व में इस अभियान की शुरुआत 18 नवंबर 2023 को हो गई। इस अभियान के विषय में लैंगिक समानता, देखभाल और समर्थन पर केंद्रित है। पहला सोलर एक्सप्रेसवे कहाँ पे है, तो जो पहला सोलर एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड में है, उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा, ठीक है, ये मतलब प्रस्तावित है, विकसित किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे पर सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल के तहत सरकार सोशल प्लांट की स्थापना करेगी, जिसके माध्यम से 550 मेगावाट सौर विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो PPP का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल होता है, ठीक है। PPP का मतलब बरेली परिषदीय विश्वविद्यालय में स्मार्ट कक्षाओं के संचालन में उत्तर प्रदेश का पहला जिला बन गया है बरेली। उत्तर प्रदेश में इस शहर में नाथ कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। इसका निर्माण बनारस के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और अयोध्या के राम जन्मभूमि के तर्ज पर होगा। यह कॉरिडोर अलखनाथ मंदिर, मढ़ीनाथ, तापेश्वर नाथ, धोपेश्वर नाथ, पशुपतिनाथ, वनखंडीनाथ मंदिरों को जोड़कर बनाया जाएगा। मतलब एक नाथ कॉरिडोर बनाया जाएगा जिसमें जितने भी नाथ मंदिर हैं उनको कवर किया जाएगा, उनको एक दूसरे से जोड़ा जाएगा।
उन्नाव में देख लेते हैं। यूपी के इस जिले में उन्नाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा राव राम बख्श सिंह की अश्वरोही प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। क्या ठीक है, जो मतलब राजा राव बख्श हैं उनका जो घोड़े पर बैठे हुए प्रतिमा का इसमें अनावरण किया। गाजियाबाद में यूपी के इस गाजियाबाद में स्थित हिंडन वायु सेना स्टेशन अपनी तरह की पहली ड्रोन सह प्रदर्शनी जो कि भारत ड्रोन शक्ति 2023 आयोजित की गई, कहाँ की हिंडन बेस जो कि गाजियाबाद में है। इसका आयोजन भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस प्रदर्शनी के उद्घाटन में पहले C-295 MW परिवहन विमान को भारतीय वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश में स्थित इस शहर में भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के राष्ट्रीय प्राधिकरण उद्घाटन हुआ। उसके बाद क्या है, विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परियोजना को लोकार्पण 5 अक्टूबर 2023 को किया। इस परियोजना के तहत 352 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का निर्माण 1750 करोड़ रुपए से अधिक लागत से किया गया है। काफ़ी पैसा लगा है इसमें। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन RPA लैब देखते हैं क्या है। NIEL गोरखपुर में इस लैब का उद्घाटन 16 अक्टूबर 2023 को किया गया। इस लैब में निर्माण इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित फ्यूचर स्किल प्राइम परियोजना के अंतर्गत किया गया है। यह परियोजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में अपनी पहली लैब प्रयोगशाला है, ये पहली है। अत्याधुनिक क्वांटम प्रौद्योगिकी समर्पित हरित हाइड्रोजन उत्पादन जो बनारस विश्वविद्यालय है, इसका उद्घाटन 11 अक्टूबर 2023 को हुआ। यह प्रौद्योगिकी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के ग्रीन कैपलरेट टीम द्वारा विकसित किया गया है। ये टीम का नाम है ग्रीन कैपलरेट टीम। नंदनी कृषक समृद्धि योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में मवेशियों की नस्ल में सुधार और दूध बढ़ाने हेतु नंद बाबा मिशन के हिस्से के रूप में इस योजना की शुरुआत की गई। ठीक है, अभी हमने ऊपर एक और पढ़ा था जो दुधारू पशु हैं उनके लिए। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं दुधारू पशु, और ये दूसरी भी योजना नंदनी कृषक योजना के पहले चरण में 25 दुधारू गायों को 35 इकाइयों स्थापित करने वाले लाभार्थियों को सब्सिडी प्रदान की जाएगी। सब्सिडी में 3 चरण गायों की खरीद पर उनके संरक्षण, उनके लिए रख रखाव प्रदान किया जाएगा। प्रारंभिक चरण में यह योजना प्रदेश के 10 मंडलों मुख्यालयों अयोध्या, गोरखपुर, बनारस, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा, बरेली में लागू किया जाएगा। मतलब 10 जिलों में पहले लागू किया जाएगा, मुख्यालयों में, मंडल जो मुख्यालय होते हैं। उत्तर प्रदेश की शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023, इस अधिनियम में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम के अनुसार आयोग एवं निगमित निकाय होगा जिसका मुख्यालय प्रयागराज में होगा। यह आयोग उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग, व्यावसायिक शिक्षा एवं श्रम विभाग के शिक्षकों को चयन का कार्य नियमित, त्वरित, पारदर्शी एवं समयबद्ध रूप से करेगा। मतलब ये टाइम से इन लोगों की जो हैं टीचर लोग उनको ये चयनित करेगा। गार्डविन वी पुलिस मुख्यालय लखनऊ में यह संयुक्त अभ्यास आयोजित हुआ 14 सितंबर 2023 को। इसका आयोजन राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NNC और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आतंकी घटनाओं में सफलतापूर्वक निपटने के लिए किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा कवर कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमने कवर कर लिया पूरा ये उत्तर प्रदेश का जो प्रदेश है, घटना चक्र जो आई दृष्टि है उसमें ये था, उसको हमने कवर कर लिया है। ठीक है, तो प्लीज़ आप चैनल पर नए हैं तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना भूलें। कमेंट में अपनी राय जरूर दें। ठीक है, उससे हमें पता लगेगा कि आपको क्या चाहिए और उस हिसाब से हम आपके लिए इम्प्रूवमेंट ला के आपके लिए बेहतर कंटेंट ला सकते हैं। और प्लीज़ टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटी होती रहती हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल है। और आपको बता दूँ मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, उसकी प्लेलिस्ट आपको मतलब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या आपको चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।